हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक यूनिक चीज़ प्रूफ करेंगे। वो यूनिक चीज़ है क्या? गाउस थ्योरम के बेस पर कूलॉम्स लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसको डेरिवेट करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। गॉस की प्रमेय के आधार पर कूलॉम के नियम का सत्यापन। गॉस की प्रमेय के आधार पर कूलॉम के नियम का सत्यापन है तो बहुत इजी, बस लोग करते नहीं हैं जितना इजी है ये देखें, मान लीजिए कि ये कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है और इससे r दूरी पर हमें फोर्स निकालना है, लेकिन गाउस के नियम के बेस पर। भाई कूलॉम का नियम तो बल ही बताता है। तो एक काम करते हैं, और काम ये करते हैं कि हम लोग इस पॉइंट पर एक होकर जाने वाला एक गॉसियन क्या ले लेते हैं, पृष्ठ ले लेते हैं। हमने पहले कह दिया कि कुछ भी निकालना है, आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन नहीं, फिगर नहीं सही बन रहा है। आपकी तो बनेगा ही, हमको कोई बहुत देर तक नहीं छका पाता। ये हो गया ना बेटा। अब क्या करते हैं, अब बहुत सिंपल है, कुछ बचा ही नहीं, कहना ही क्या है। बिंदु O था, यहां बिंदु P था। अब क्या कहते हैं इसके बाद? मैंने कहा था सर्वप्रथम एक ऐसा काल्पनिक, पहले तो सर्वप्रथम एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे जो संपूर्ण आवेश को क्या कर ले, परिबद्ध कर ले। वही तो किया है, कुछ और तो नहीं किया है। मैंने पहले बता दिया कि मैं 3 ही लाइन में पूरा डेरिवेशन कर दूंगा। गाउस वाले मैंने वीडियो में बताया है, वहां जाके आप देख लें। तो खींच लिया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जो संपूर्ण आवेश को क्या कर ले, परिबद्ध कर ले। इस पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब इस पृष्ठ पर एक अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर लेते हैं, यही है हमारा dA वेक्टर। ठीक, अब अगर आप देखें तो यहीं पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र चेक करें तो वो भी इधर ही होगा, बिल्कुल इधर ही होगा। धैर्य परीक्षण आवेश रख कर देखें। फिर मैंने कहा था इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत क्या ज्ञात करेंगे, फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो लिखते क्या है, अल्पांश अवयव क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अब अगर आप गौर से देखें तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, E और dA, तो इसको लिख सकते हैं d फाई E बराबर E dA। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। फिर क्या कहा था, E की वैल्यू आप अपनी आंखों से देख लें, आपको पता है r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता। ठीक है, लेकिन बाद में इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो कूलॉम के नियम को हमको प्रयोग नहीं करना, तो E की वैल्यू हम बहुत लोग E की वैल्यू खुद ही रख देंगे 1/4πε0 Q/r²। कैसे रख दिया भाई, नहीं रख सकते आप, वो तो कूलॉम के नियम से निकला है। बहुत लोग डायरेक्ट रख देते हैं E बराबर 1/4πε0 Q/r²। कैसे रख दिया है, तो कूलॉम के नियम से निकला, और आपको कूलॉम के नियम को उत्पन्न करना, यूज नहीं करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप क्या कहते हैं, संपूर्ण, जो मैंने आपसे तीसरी बात कही है, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो करना क्या है, इंटीग्रेशन करो, E को बाहर करो, इंटीग्रेशन dA करो। अब ये गोलाकार पृष्ठ है, वृत्ताकार नहीं, गोलाकार। तो फाई बराबर E dA का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। वेयर A इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यही स्फीयर का। तो A इज इक्वल टू 4πr²। अब चूंकि गाउस के नियम से तुमको कूलॉम का नियम सिद्ध करना है, तो गाउस का नियम लगाओ, लिखो फ्रॉम गाउस लॉ
फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यहां रखिए, मैं कूलाम के नियम का कहीं यूज नहीं कर सकता, मैं जो कुछ भी करूंगा गाउस के नियम से। हो गया ना। अब उसके बाद एक बात आपसे और कहूंगा, क्या जानते हैं आप जानते हैं E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, और अगर यहां धन परीक्षण आवेश रख ही दिया जाए तो फोर्स तो लग ही रहा है, तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता ही है, और धन परीक्षण आवेश पर लगता है, तो रख दीजिए E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू 0 और 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आप सेंस लगाएं तो कूलाम के नियम में बल ही तो निकालते हैं, 4 पाई नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 यहां पहले से है, Q0 ऊपर चला जाएगा और मल्टी क्या Q। क्या ये कूलाम का नियम नहीं है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, और ये आर स्क्वायर भी तो नीचे जाएगा अपान क्या आर स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? डायरेक्शन, बिल्कुल डायरेक्शन वही होगा, O से P की तरफ। हो गया कि नहीं हो गया? यानी आपसे क्या यहां से निष्कर्ष निकला कि वास्तव में गॉस की प्रमेय और कूलाम का नियम दो अलग अलग नियम नहीं है, भौतिकता दोनों एक ही नियम है, कूलाम का नियम और गॉस का प्रमेय। बस दोनों के स्वरूप अलग अलग हैं, उपयोगिताएं अलग अलग हैं, या एक ही चीज के लिए है उपयोगिता, लेकिन अलग अलग रास्तों से, अलग अलग आधारों पर दोनों एक ही रिजल्ट देते हैं। ठीक है ना? तो एक ही नियम के दो स्वरूप हैं। अब मैं आपसे एक चीज और कहूंगा, क्या चीज? हम एक बात कह रहे हैं, अगर मान लें कि कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग को नहीं पालन करता, कूलाम का नियम किसका पालन नहीं करता? व्युत्क्रम वर्ग का पालन नहीं करता। मैं मान लूं, अगर 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग का पालन नहीं करता, मान लीजिए नहीं करता, नहीं, कूलाम्स लॉ फॉलो नहीं करता व्युत्क्रम वर्ग का पालन। अगर कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग का पालन नहीं करता तो फाई ई बराबर E इंटू ए होता है। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब। ठीक है ना? 1 मिनट के लिए मान लीजिए, ठीक है ना, क्यू बाई आर क्यूब। अगर कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग का पालन नहीं करता, A इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कट जाएगा, आर क्यूब से आर स्क्वायर कट जाएगा, फाई ई बराबर क्यू बाई कितना बचा आर, और ये एप्सिलॉन 0। क्या निष्कर्ष निकला? तब फाई ई किस पर डिपेंड करेगा? आर पर। अगर कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग का पालन ना करे तो कहां पालन कराया था मैंने? क्यू बाई आर क्यूब रख दिया था, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 आर आ गया। यानी अब ऐसे दौरान में फाई डिपेंड करेगा किस पर बेटा? आर पर डिपेंड करेगा, जो कि गॉस कभी स्वीकार नहीं करता, चूंकि फ्लक्स कभी भी आकार पर डिपेंड नहीं करता, तो आर पर डिपेंड कैसे हो सकता है? यानी मैंने गलत एजम्पशन लिया है कि कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग का पालन नहीं करे, यानी कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग का पालन करता ही है। और अगर कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग का पालन करता है तो बड़ी आसानी से हमारा गॉस सिद्ध हो जाएंगे, कूलाम के नियम से गॉस सिद्ध हो जाएंगे। फाई ई बराबर क्या आया? फाई ई बराबर क्या होता है? E इंटू ए। अगर कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग का पालन करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर, और गुणे E बराबर तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई ई बराबर देख लीजिए अपनी आंखों से, क्यू बाई कितना एप्सिलॉन 0। देखिए कूलाम से गॉस आ गए, और अभी मैं गॉस से कूलाम लाया हूं, यानी दोनों वास्तव में एक ही हैं। अगर कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग का पालन नहीं करता, आर क्यूब लिख दिया था, तो फिर देखिए फाई आर पर डिपेंड करने लगता है, जबकि ऐसा संभव नहीं है, फाई आर पर डिपेंड नहीं करता। दोनों एक दूसरे की स्थिरता को क्या करते हैं? प्रमाणित करते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे किसमें? गॉस के थ्योरम की। आपको बता दूं गॉस के थ्योरम का उपयोग क्या है? वास्तव में आवेशों के निकाय और आवेशों के वितरण या वितरित आवेश के कारण जब वैद्युत क्षेत्र अथवा विभव ज्ञात करना होता है तो गॉस के थ्योरम का यूज करते हैं। कूलाम बिंदु आवेशों के लिए सही है, लेकिन वितरित आवेशों के लिए नहीं सही है। आवेश पृष्ठ पर वितरित हो सकता है, क्षेत्रफल में वितरित हो सकता है, आयतन में वितरित हो सकता है, उसके लिए हमें गॉस के थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। ठीक है बेटा।